ओके सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। ठीक है, हम लोग यहाँ चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेज एनाटॉमी का। ठीक है, एंड द चैप्टर इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। हमारा सारा फोकस इस सेल पर रहेगा। ठीक है, चलो I just hope it is clear to you all. Okay, now cell structure, general characteristics of cells. The shapes of mammalian cells vary widely depending on their interaction with each other, their extracellular environment and internal structures. ठीक है, तो जो मैमेलियन सेल होता है उसका जो शेप है वो वैरी करता है, एंड इसका जो वेरिएशन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इन सेल्स का जो इंटरैक्शंस होता है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, देयर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, इनके एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ इनका जो इंटरेक्शन होता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, देयर सर्फेसेज आर ऑफन हाईली फोल्डेड। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हाईली फोल्डेड का बात आता है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो हाईली फोल्डेड सरफेस होता है ये हमें इंक्रीज और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दैट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, सिक्रेशन का प्रोसेस अच्छे से हो। बेसिकली एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अच्छे से हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ओके, so their surfaces are often highly folded when absorptive or transport functions take place across their boundaries. Okay, cell size is limited by rates of diffusion, either that of material entering or living cells or that of diffusion within them. ठीक है, तो जो सेल का जो साइज होता है वो बेसिकली लिमिटेड होता है, किसके कारण? रेट ऑफ डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, या तो कुछ मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है या तो कुछ मटेरियल सेल के बाहर जा रहा है, एंड जो सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सो इस कारण से सेल का साइज लिमिटेड रहता है। नाउ movement of macromolecules can be much accelerated and also directed by process of active transport. ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मटेरियल को इनटेक किया जाता है और मटेरियल को बाहर भी निकाला जाता है सेल से विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहाँ भी एक्टिव वर्ड यूज़ हो वहाँ सीधा सीधी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट श्योर है। ठीक है, across the plasma membrane and by transport mechanism within the cell. ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का ये एक्सलरेटेड भी होता है, और दूसरा ये डायरेक्टेड किससे है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है उससे, एंड दूसरा चीज़, एंड ये बेसिकली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंड जो सेल के विद इन जो मूवमेंट होगा मैक्रोमोलिक्यूल्स का वो बाय ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, according to the location of absorptive or transport functions, apical microvilli or basolateral infoldings create a large surface area for transport or diffusion. As I said, जहाँ भी इनफोल्डिंग्स की बात हो, जहाँ भी एपिकल माइक्रोविलाई का बात हो, वहाँ बेसिकली क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिसके कारण से ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सो अगर एपिकल माइक्रोविलाई क्या होता है इसकी बात करें तो दिस इज अ सेल, एंड ये इसका एपेक्स पोर्शन है, दैट इज एपिकल पोर्शन। एंड यहाँ पर अगर आपको बहुत सारे माइक्रोविलाई देखने को मिले, ठीक है, सो दिस इज एपिकल माइक्रोविलाई। एंड बेजोलेटरल इनफोल्डिंग्स की अगर बात करें तो बेजोलेटरल नाम से ही क्लियर है, बेस एंड लेटरल साइड। सो अगर हम इस साइड आए, इस तरह का इनफोल्डिंग्स अगर क्रिएटेड है तो ये बेजोलेटरल सरफेस हो गया। एंड अगर समझ गए हो कि लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ देखो
ये अगर प्लेन होता तो इसे सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया मिलता फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन, लेकिन जैसे यहाँ पर इन फोल्डिंग्स क्रिएट हो रहा है तो इस कारण से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स सी फिगर 1.1, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, माइक्रोविलाई एंड बेसोलेटरल इनफोल्डिंग्स। ठीक है, ओके, सो ये सेल है एंड ये सेल का एपेक्स पोर्शन। ठीक है, सो ये सेल का एपेक्स पोर्शन है एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेल के एपेक्स पोर्शन पे माइक्रोविलाई होगा तो हम इसे एपिकल माइक्रोविलाई बोलेंगे। ठीक है, एंड सीधा सा बात है, अगर ये पूरा प्लेन होता तो जस्ट इतना सा सरफेस एरिया मिलता, बट इतने सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं तो यहाँ का भी एरिया मिल रहा है, यहाँ का भी एरिया मिल रहा है, यहाँ का भी एरिया मिल रहा है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पर इंक्रीज हो जाना है एपिकल माइक्रोविलाई के कारण। दूसरा, अगर बेसोलैटरल सरफेस का बात करें, सो दिस इज बेसोलैटरल सरफेस एंड यहाँ देखो ये जो इन फोल्डिंग्स क्रिएट हो रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस एंड डिफ्यूजन का प्रोसेस आसानी से हो जाए एंड ज़्यादा मात्रा में हो जाए। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर है। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। क्या लिखा है कि मोटिलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट सेल। ठीक है, मोटिलिटी मीन्स व्हाट, मूवमेंट। ठीक है, सो मूवमेंट जो है वो सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये होता ही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म और स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, या तो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है या फिर स्पेसिफिक जो ऑर्गेनल्स हैं वो सेल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर मूव कर रहे हैं। It also includes the extension of parts of cell surface such as pseudopodia, lamellopodia, philopodia and microvilli। जैसा अभी हमने देखा कि ये माइक्रोविलाई था जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा था, तो ये सेल का बेसिकली एक्सटेंडेड पार्ट होता है। ठीक है, सो सूडोपोडिया की बात करें, लैमेलोपोडिया की बात करें, फिलोपोडिया की बात करें या माइक्रोविलाई की बात करें, ये सारा क्या है, सारा एक्सटेंशन है किसका, सेल का। ठीक है, बट हाँ, ये जो अलग अलग टर्म्स आई एम यूजिंग, दैट इज सूडोपोडिया, लैमेलोपोडिया, फिलोपोडिया, माइक्रोविलाई, ये सारे एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, सो आई होप ये सबको विजिबल हो रहा होगा। ओके, सो ये क्या है, ये एक तरह का माइक्रोविलाई है। आई एम सॉरी, ये क्या हो गया, ये माइक्रोविलाई, एक माइक्रोविलाई, दो माइक्रोविलाई। ठीक है, सो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं, है ना। एंड ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किस तरह का अपीयरेंस शो कर रहे हैं, ये एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस शो कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो हमें ये माइक्रोविलाई दिखेंगे एंड ये किस तरह का अपीयरेंस देते हैं, ब्रश बॉर्डर के जैसा। ठीक है, सो दिस इज माइक्रोविलाई। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टर्म सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अमीबा के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। एंड अमीबा एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन शो करता है टू कैच द फूड, राइट। तो अगर यहाँ पे फूड है तो ये अमीबा जो है एक एक्सटेंशन शो करेगा एंड अल्टीमेटली इट विल engulf द फूड पार्टिकल। सो ये जो एक्सटेंशन होता है इसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, एंड सूडो बेसिकली मीन्स फॉल्स एंड पोडिया इज फीट।
so it gives the appearance of false feet, that's why it is called as pseudopodia. ठीक है. Now come to lamellopodia and philopodia. So लैमेलोपोडिया भी क्या है, सेल का एक्सटेंशन ही है, ठीक है, बट इट इज नॉट सो प्रोमिनेंट. ओके, या इन अदर वर्ड्स याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन है वो क्वाइट क्या है, लेम है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैमेलोपोडिया. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू फिलोपोडिया, तो फिलोपोडिया का अगर आप देखो तो ये शार्प निडल लाइक एक्सटेंशंस है ना. तो इन्हें हम, तो जो शार्प निडल लाइक एक्सटेंशंस होंगे दोज आर कॉल्ड फिलोपोडिया. जो लेम एक्सटेंशंस हैं उन्हें हम लैमेलोपोडिया बोलेंगे. दिस इज सुडोपोडिया एंड दिस इज माइक्रोविलाई. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द पेज अगेन. ओके, नाउ लोकोमोशन ऑफ एंटायर सेल्स. ठीक है, जो सेल का जो लोकोमोशन होता है एंटायर सेल का, ये भी एक तरह का मोटिलिटी शो करता है, राइट, एज इन द एमेबॉइड माइग्रेशन ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस. क्लियर है. द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला और सीलिया टू मूव द सेल, जैसे स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, जो स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है ना, एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. ओके, नाउ और fluids overlying it, example in respiratory epithelium. So respiratory epithelium में हम लोग जानते ही हैं कि fluids रहते हैं, जैसे म्यूकस हो गया, ये सब डिपॉजिट्स होते हैं ऑन एपिथेलियल सेल पे. ठीक है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया, एंड थ्रू विद द हेल्प ऑफ सीलिया वो इन फ्लूइड को डिस्पर्स करते हैं या फिर एक्यूमुलेट करते हैं. बेसिकली मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड में हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन भी एक तरह का मोटिलिटी हो गया, मोटिलिटी शो करना हो गया, मूवमेंट ऑफ द सेल हो गया. एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये तो कॉमन ही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, इट मीन्स कि ये मूवमेंट शो कर. ओके, सॉरी. नाउ cell movements are also involved in the uptake of materials from their environment, and this process is called या तो endocytosis, phagocytosis. ठीक है, and the passage of large molecular complexes out of the cell. तो अगर कुछ ingest कर रहा है तो obvious सी बात है कुछ excrete out भी करेगा, है ना. तो ये जो excretion का जो process होगा इसको हम लोग या तो exocytosis बोल सकते हैं या एक तरह का ये secretion हो जाएगा. क्लियर है. ओके, नाउ होप यहां तक सबको क्लियर है. एपिथेलियल सेल्स रेयरली ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो जनरली एग्रीगेट करते हैं, मतलब ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, एंड रेयरली ही ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं. ठीक है, सो ये एग्रीगेट रहते हैं बाय एडिशन, ऑफन असिस्टेड बाय स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर जंक्शन. अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये एक ग्रुप में है तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं. किसके थ्रू, ये इंटरसेलुलर जंक्शंस के थ्रू. ठीक है, दे मे ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर either by generating and detecting molecular signals that diffuse across intercellular space or more rapidly by generating interaction between membrane bound signaling molecules. ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज बताया कि अगर सेल जो है वो एग्रीगेट हैं, बेसिकली एपिथेलियल सेल्स जो एग्रीगेट रहते हैं, मतलब एक साथ ग्रुप में रहते हैं, वो या तो इंटरसेलुलर जंक्शन के थ्रू कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से टॉक करेंगे, बात करेंगे. ठीक है, दूसरा या तो ये मॉलिक्यूलर सिग्नल्स को जनरेट करेंगे या डिटेक्ट करेंगे एंड बेसिस ऑन दैट सिग्नल ये वर्क करेंगे. एंड तीसरा रैपिडली जनरेटिंग इंटरैक्शन बिटवीन मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो अगर मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कोई आ रहा है उस एपिथेलियल सेल के पास एंड उसका वहां पर रिसेप्टर है तो वो उसके थ्रू इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से. ठीक है, सो ये
3 पॉइंट हो गया एपिथेलियल सेल्स के इंटरैक्शंस का, ठीक है। नाउ कोहेसिव ग्रुप्स ऑफ सेल्स कंस्टिट्यूट टिश्यूज, ठीक है। जो एक टाइप के जो सेल हो गए, आई एम नॉट सेइंग सिमिलर और एक जैसे, आई एम सेइंग अ टाइप, जो वैसे सेल्स जो एग्रीगेट करके एक टाइप का टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अगर मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अगर एग्रीगेट करें तो बेसिकली वो फंक्शनल सिस्टम्स या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। Most cells are between 5 and 50 micron meter in diameter. Example, resting lymphocytes are 6 micron across. Red blood cells 7.5 micron meter and columnar epithelial cells 20 micron meter tall and 10 micron meter wide. All measurements are approximate. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेल जो होते हैं वो साइज में भी वैरी करते हैं, है ना। तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो 5 से 50 माइक्रोन मीटर के होते हैं, जैसे रेस्टिंग लिम्फोसाइट। कुछ जो होते हैं वो 7.5 माइक्रोन मीटर के होते हैं, जैसे आपका रेड ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है। कुछ 20 माइक्रोन मीटर के होते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली सेल के साइज के बारे में बात किया जा रहा है। सॉरी, नाउ सम सेल्स आर मच लार्जर देन दिस। कुछ सेल्स जो होते हैं वो इनसे भी ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, ऑफ द बोन मैरो। बोन मैरो का जो मेगा कैरियोसाइट होता है वो और भी ज्यादा बड़ा होता है, जैसे 200 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, ठीक है। एंड ऑस्टियोक्लास्ट ऑफ रिमॉडलिंग बोन, ये सारा टर्म जो है ना वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस। जस्ट अभी बस इतना फोकस करो कि सेल का साइज डिफर करता है, बस, ठीक है। एंड ये 200 माइक्रोन मीटर का डायमीटर होता है। न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल सेल्स हैव रिलेटिवली एक्सटेंडेड शेप, ठीक है। जो न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो बेसिकली एक्सटेंडेड होता है। हमने न्यूरॉन्स बहुत बार देखे हैं, बहुत लंबा सा एक्सटेंडेड शेप है। मसल, स्केलेटल मसल जो बनाता है, what is this? This is extended shape, right? Some of the former being over 1 meter in length, ठीक है। और कुछ न्यूरॉन्स तो ऐसे भी हैं जो कि 1 मीटर लेंथ से भी ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं इंटरनली, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। Each cell is contained within its limiting plasma membrane which encloses the cytoplasm, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, एंड ऑब्वियस सी बात है कि साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है, तो ये इसको कंटेन करके रखना पड़ेगा एक फिक्स शेप में, राइट। सो इसको लिमिट करने के लिए क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये आपका साइटोप्लाज्म। क्लियर है। तो सेल में हमने दो चीजें देखी, एक तो साइटोप्लाज्म है जिसको कौन लिमिट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑल सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर रेड ब्लड सेल्स also contain a nucleus that is surrounded by a nuclear membrane or envelope, ठीक है। जितने भी सेल्स होते हैं सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एनवेलप होता है उनका, सॉरी, जितने भी सेल्स होते हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है। सो बाकी जो सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियस के चारों ओर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कह लो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। The nucleus includes the genome of the cell contained within the chromosome. क्रोमोसोम में हमारा डीएनए होता है जो कि हिस्टोन मॉलिक्यूल पे, प्रोटीन पे, सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंड रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है, एंड अदर सब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं न्यूक्लियस में। The cytoplasm contains cytomembranes and several membrane bound structures called organelles. और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ साइटोमेम्ब्रेन्स भी होते हैं और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। which form separate and
डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स विद इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये एक सेल है, यहाँ कुछ ऑर्गेनल है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल है, तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, नॉट ऑल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जो हैं वो एक डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोमेम्ब्रेन्स इंक्लूड द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and Golgi apparatus as well as vesicles derived from them। तो साइटोमेम्ब्रेन्स की बात करें तो हमें 3 एग्जाम्पल मिला, रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी एपरेटस, एंड तीसरा जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस के द्वारा डेराइव वेसिकल्स होते हैं वो भी साइटोमेम्ब्रेन्स में आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स इंक्लूड लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑर्गेनल्स का एग्जांपल लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। जो न्यूक्लियस होता है एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में रहता है। ठीक है, मतलब डबल लेयर होता है इनके चारों ओर। ठीक है, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स हैव सिंगल बाउंडिंग मेम्ब्रेन, और लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो ये सिंगल बाउंडिंग मेम्ब्रेन होते हैं, यानी इनके चारों ओर एक ही लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है इंक्लूजन्स। ठीक है, यहाँ देखो इन्हें कहा जाता है इंक्लूजन्स, एंड ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं एंड ये फ्रीली लाई करते हैं साइटोसोलिक कंपार्टमेंट में। दे इंक्लूड लिपिड ड्रॉपलेट्स, ग्लाइकोजन एग्रीगेट्स एंड पिगमेंट्स, एग्जाम्पल लिपोफ्यूजिन। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया इंक्लूजन्स का। ओके, नाउ in addition, ribosomes and several filamentous protein network known collectively as the cytoskeleton are found in the cytosol। उसी तरह से साइटोसोल में कुछ इनके अलावा जो हमने अभी ऑर्गेनल्स पढ़े, साइटोमेम्ब्रेन्स पढ़े, इनके अलावा राइबोसोम्स भी होते हैं एंड कुछ फिलामेंटस प्रोटीन नेटवर्क भी होता है जो कलेक्टिवली हम जिन्हें साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये साइटोस्केलेटन जो होता है वो बेसिकली हमारे बॉडी के स्केलेटन जैसा होता है जो हमारे बॉडी को एक डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, द साइटोस्केलेटन डिटरमाइंस जनरल सेल शेप and supports specialized extension of cell surface, microvilli, cilia and flagella। and obviously जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल का जो एक्सटेंशन होता है, स्पेशलाइज एक्सटेंशन, उसको भी सपोर्ट करता है, जैसे माइक्रोविलाई हो गया, सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द असेंबली ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल सेंट्रियोल्स। इसके बारे में हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। ठीक है, एंड कंट्रोल्स कार्गो ट्रांसपोर्ट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे सेंट्रियोल्स हो गए, राइट, ये सारे चीज कहाँ होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल कार्गो ट्रांसपोर्ट इन द साइटोप्लाज्म। कार्गो ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि अगर ये प्रोटीन है, ठीक है, एंड ये वेसाइकल बाउंड है, मतलब ये वेसाइकल में है, ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट होगा अक्रॉस द सेल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस एंड गोल्जी एपरेटस से अदर पार्ट ऑफ द सेल या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल अगर जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसे बेसिकली कार्गो ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, सो द साइटोसोल कंटेन्स मेनी सॉल्यूबल प्रोटीन्स, आयंस एंड मेटाबोलाइट्स। और जो साइटोसोल होता है उसमें बहुत सारा सॉल्यूबल प्रोटीन भी होता है, आयंस भी होता है एंड मेटाबोलाइट्स भी होता है। एक चीज याद रखना कि साइटोसोल इज नॉट इक्वल टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बट वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी इतना ध्यान रखना कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म जो होता है वो दोनों एक चीज नहीं होता है। क्लियर? ओके, चलो, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।